हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 में आपका स्वागत है। हम आने वाली इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20I सीरीज को कवर करेंगे। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो गेस्ट हैं। एक है अंकित, जो कि बहुत ज्यादा एविड क्रिकेट फॉलोअर हैं, जो वुमेन्स क्रिकेट को काफी करीबी से फॉलो करते हैं। और दूसरे हमारे साथ पैनलिस्ट है जूली, जो बहुत वुमेन्स क्रिकेट को बहुत पैशनेटली फॉलो करती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक पे। तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो सीरीज होने वाली है, वो अभी 28 अप्रैल से 9 मई तक होगी। 3:30 रोज ये मैचेस होंगे साइलेंट इंटरनेशनल स्टेडियम में, जो कि बांग्लादेश में है। ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आने वाले T20I वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये बांग्लादेश में होने वाला है। तो दोनों ही टीम्स के लिए ये बहुत अच्छा मैच हो सकता है। एक सीरीज साबित कर सकती है कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है आने वाले बड़े से टूर्नामेंट के लिए। और उसी बीच में एशिया कप भी आने वाला है जून जुलाई में, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर द प्रैक्टिस। तो जूली, आपका क्या इस पे कहना होगा कि ये सीरीज कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? बिल्कुल। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट होगी ये सीरीज दोनों टीमों के लिए, इंडिया के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इस साल, वो बांग्लादेश के अंदर ही होने वाला है। सितंबर अक्टूबर में हम देखेंगे। और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी टूर्नामेंट के पहले जब इंडिया को एक मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप वेन्यू के उधर ही जाकर एक टूर्नामेंट खेलने का, एक सीरीज खेलने का, आई थिंक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा इंडियन प्लेयर्स के लिए भी और एक अच्छा प्रिपरेटरी ग्राउंड भी होगा। क्योंकि अगर हम कुछ साल पहले भी देखें, जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2020 में, तभी जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप इंडिया ने टूर करा था ऑस्ट्रेलिया को, और हमें सब पता है कि वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर इंडिया भी पहुंची थी। तो एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से इंडिया के लिए, और काफी अच्छी प्रिपरेशन भी होगी दोनों टीमों के लिए। अच्छा आई थिंक ये स्टैंड पॉइंट होगा। और काफी अच्छी हिस्ट्री भी रही है ये दोनों टीमों के बीच। नेबरिंग कंट्रीज जरूर है, पर अगर हमें वो पिछले साल का जो टूर याद होगा जब इंडिया ने टूर करा था बांग्लादेश को, तो काफी ड्रामा हुआ था, काफी बातचीत भी हुई थी। तो आई थिंक काफी एक्साइटमेंट भी होगी फैंस के मन में इस सीरीज को लेकर। जी, काफी एक्साइटिंग सीरीज होने वाली है दोनों ही कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से। तो अंकित, आप कुछ ऐड करेंगे इस सीरीज के एक्साइटमेंट में? जी हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज दोनों टीम के लिए एक अलग मोटिव रहेगा इस सीरीज के। जैसे लाइक भारत के नज़रिए से देखें तो बांग्लादेश में वर्ल्ड कप है, तो वो चाहेंगे कि कंडीशंस को यूज़ करने के लिए, लेकिन एक दूसरी तरफ बांग्लादेश है, क्योंकि उनके प्लेयर्स WPL नहीं खेले थे, तो रिसेंटली उतना क्रिकेट खेला नहीं है, बिकॉज बाकी टीम्स भी बिजी थे WPL में। तो उस लिहाज से वो उनके लिए मैच टाइम भी बहुत क्रूशियल है, और घर पे सीरीज होने वाली है। और आप चाहते हो कि जो टीम्स आपको चैलेंज करेंगी वर्ल्ड कप में, उनसे अगर आपके साथ सीरीज है, तो उस नज़रिए से एक अनुभव भी आ जाता है, आपको आइडिया आ जाता है वर्ल्ड कप के टाइम से पहले कि कौन से प्लेयर्स की तरफ आपको नजर रखनी है, कौन से प्लेयर्स आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोनों टीम्स के पास जो मोटिव है और जो इतिहास रहा है, अब इतिहास ने भी देखा है पिछली बार क्या हुआ था। एंड जब जब ये बांग्लादेश की ये कहानी रही है कि जब जब वो भूलते नहीं है क्या होता है, तो चाहे वो अंडर 19 की टीम्स हो, मेंस की टीम हो, अभी तो वुमेन्स की टीम भी जुड़ गई है। तो ये एक अच्छा पैटर्न हमें देखने मिलेगा दोनों टीम्स में इन टर्म्स ऑफ मैच। एंड क्लोज सीरीज होगी, 5 मैच की है। दोनों टीम्स उतने स्ट्रांग है, बिकॉज बांग्लादेश की होम साइड है, तो वी कांट रूल देम आउट। एंड एक तरफ भारत की टीम जिनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स WPL खेले, तो अनुभव लेके और जो भी इस स्क्वाड में पिक हुए, उनका एक अच्छा WPL गया, तो उस लिहाज से तो भारत भी फेवरेट्स रह सकती है आने वाली सीरीज की। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। उनका जैसे बांग्लादेश का होम ग्राउंड कंडीशंस है, और इंडिया में आपने WPL की बात करी है, तो उसी से मैं कहूंगी कि डेब्यू मतलब मेडन उनका सीरीज रहेगा आशा शोभना का और साजीवन संजना का, जो इस स्क्वाड में एडिशनली ऐड हुए हैं। उनके अच्छा खासा WPL सीजन गया है। तो अब इन दो टीम्स की अगर बात करें, तो इन दो टीम्स के हम हेड टू हेड रिकॉर्ड पे एक बार नजर डालते हैं। तो इन टीम्स ने आपस में 17 टाइम्स इन्होंने साथ में खेला है, जिसमें 14 बार इंडिया को विजय प्राप्त हुए हैं, और 3 बार बांग्लादेश जीता है। और अगर लास्ट 5 उनके रिकॉर्ड की बात की जाए, तो जिसमें से 4 इंडिया जीता है और 1 बांग्लादेश। तो इनका हेड टू हेड भी काफी कॉम्पिटिटिव रहा है। तो जूली, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, अगर हम आंकड़े देखें तो बिल्कुल भारत के पक्ष में ज़्यादा है, 17 मैचेस खेले हैं ये दोनों टीमों ने, उसमें से 14 मैचेस भारत ने जीते हैं, तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि काफ़ी डोमिनेट करा है इंडिया ने जब भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। पर अगर हम केवल आंकड़े ही देखें, तो डेफिनिटली कहेंगे इंडिया ने डोमिनेट करा है, बट वी कैन नेवर राइट बांग्लादेश ऑफ, क्योंकि हमें अगर वो एशिया कप का एक फाइनल अगर याद हो, जो इंडिया बांग्लादेश के बीच ही हुआ था, मेरे ख्याल से तभी बांग्लादेश ने हराया था इंडिया को। तो आई थिंक बांग्लादेश के पास वो पोटेंशियल है, और अगर हम इस टीम को देखें तो काफी यंग प्लेयर्स भी है इस टीम के अंदर। ऐसे नहीं कि वो जो पुराने प्लेयर्स है वो ही खेल रहे हैं जिन्होंने केवल 3 मैचेस जीते थे इंडिया के अगेंस्ट। ये एक नई आउटफिट है, नया टीम है। कप्तान निगर सुल्ताना जरूर है, पर उनके अंडर अभी काफी यंगस्टर्स आए हैं, तो उनको आई थिंक देखने में काफी मजा आएगा। जैसे कि हम क्रिकेट में अक्सर कहते हैं कि वो हंगर होनी चाहिए आपके अंदर, या देयर शुड बी फायर इन योर बेली, तो मेरे ख्याल से वो बांग्लादेशी प्लेयर्स के पास शायद हमें देखने मिलेगी इस सीरीज के अंदर। तो केवल आंकड़ों के ऊपर ना जाए, मेरे ख्याल से कॉम्पिटेटिव सीरीज जरूर होगी इंडिया और बांग्लादेश के बीच। और जैसे कि हमने कुछ समय पहले बात करी थी, पिछले साल जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी, तब एक मैच जरूर जीता था। जब 3 मैच का सीरीज हुआ था इंडिया बांग्लादेश के बीच, भारत ने 2 जीते थे, बांग्लादेश ने 1 जीता था। तो ऐसे नहीं कि व्हाइट वॉश करते हैं भारत बांग्लादेश को, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा सीरीज जरूर हो सकता है ये दोनों टीमों के बीच। जी बिल्कुल, काफी रोमांचक सीरीज होने वाला है। और आपने जैसे एशिया कप की बात करी थी, तो हाँ, 2018 में बांग्लादेश ने 3 विकेट से वो जीत हासिल करी थी। तो काफी मतलब ऐसा टेंस मैच होने वाला है कि दोनों टीम्स काफी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो दोनों को रहेगा कि हम ये सीरीज अपने नाम कर सकें। तो अब टीम के की प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहली है हमारी स्मृति मंदाना, जो भारतीय वाइस कैप्टन है। 2023 से अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो 21 मैचेस में इन्होंने 539 रन्स बनाए हैं। तो इन्होंने इनका हाई स्कोर भी 87 का रहा है। तो अंकित, आपका इसमें क्या ओपिनियन रहेगा कि स्मृति मंदाना कितनी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है? देखिए, हाल ही में WPL भी जीता है बतौर कप्तान, और एक बहुत डिफिकल्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आसानी से नहीं जीता है, तो तारीफ एज अ कैप्टन भी करनी पड़ेगी। और लीडरशिप स्किल्स आई थिंक उनके बहुत इंप्रूव है। और मेरा तो मानना है कि भले आप कभी टीम के कप्तान ना हो, लेकिन जब आप प्लेइंग 11 में होते हैं और एक फ्रेंचाइजी लीग में आपने एक सक्सेसफुल टीम को लीड किया होता है, तो एज अ बैटर आप इवेंचुअली एज अ प्लेयर इवॉल्व होते हैं। आप बहुत सारी परिस्थितियों में आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं अंडर प्रेशर। और अभी आई थिंक शी इज एक्सपीरियंस बैटर, अनुभवी, तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशंस है भारतीय फैंस के, मुझे लग रहा है कि वो भी बढ़ के रहेंगे। बड़े स्कोर्स की उम्मीद अभी तो फिलहाल 87 है, लेकिन शतक की हो तो इंडियन फैंस की भी उम्मीद रहेगी, बिकॉज ये T20 का भी जमाना बदल गया है कि अब पहले होता था 50-60 रन, लेकिन अब तो हर बैटर के बैक ऑफ द माइंड में रहता है, तो उस लिहाज का स्कोर देखने मिल सकता है। कंसिस्टेंट बैटर है, और सबसे ज्यादा लाइक फोर्थ मोस्ट रन लाइक विदाउट स्कोरिंग अ डक, तो एक और खूबसूरत रिकॉर्ड भी इनके नाम। तो मुझे लग रहा है हर मैच में रन जैसे बनाते आइए वैसे हमें देखने मिलेगा, और उम्मीद करेंगे भारतीय, बिकॉज यहाँ पे कंडीशंस आसान नहीं होगा, तो एक अच्छी शुरुआत की जरूरत, और एक खास करके अटैकिंग अगर आक्रामक अंदाज से वो बल्लेबाजी करती है, तो आई थिंक इंडियन के बैटिंग आउटफिट से भारत को इसका लाभ मिलेगा। जी, अटैकिंग तो काफी है और उनका भी इवन फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर WPL का देखा जाए, जैसे कि आपने भी मेंशन किया था, तो उसमें भी उनकी 2 अर्धशतक थी उनकी, प्लस स्कोर्स बनाए, और इवन फाइनल में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण इनिंग थी, जिसकी वजह से आरसीबी को उनकी फर्स्ट ट्रॉफी मिली। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडियन प्लेयर की ओर, वो है श्रियंका पाटिल। वो एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। 2023 से अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो 6 मैचेस में 8 विकेट उन्होंने लिए हैं। उनका भी बेस्ट फिगर्स उनके 3 विकेट 15 रन के खिलाफ है। काफी अच्छा बॉलिंग करती हैं। तो जूली, आपका श्रियंका पाटिल की जो मतलब उनका क्या रोल रह सकता है, वो उतना कितनी इंपॉर्टेंस वो अपनी टीम को दे पाएंगी? मेरे ख्याल से अभी तक हमने जो दीप्ति शर्मा को करते हुए देखा है इंडियन टीम के लिए, मेरे ख्याल से आई थिंक श्रियंका पाटिल कुड बी द नेक्स्ट दीप्ति शर्मा। हालांकि उनके एज गैप इतना नहीं है दीप्ति और श्रियंका के बीच, पर मुझे लगता है कि एक अच्छी यंग प्लेयर है जो इंडियन टीम को मिली है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को मिली है हम कहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने जब से डेब्यू करा है उनका पिछले साल भारतीय टीम के लिए, काफी एक मेच्योर्ड प्लेयर मुझे वो लगी है। अर्ली 20s में है केवल, पर उन्होंने जो मेच्योरिटी दिखाई है उनके गेम के अंदर,
उनको जब भी बॉल दो, आप पहली ओवर में दो या आखिरी ओवर में दो, वो उतने ही अच्छे टेम्परामेंट के साथ गेंदबाजी करती है। तो यही दिखाता है कि आई थिंक शी हैज गॉट अ सुपर्ब हेड ओवर हर शोल्डर्स, और मेरे ख्याल से किसी भी क्रिकेटर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और श्रेयंका, उनको जितने भी अपॉर्चुनिटीज मिले हैं उन्होंने उसको ग्रैब करा है अच्छी तरीके से। और डब्ल्यूपीएल, जैसे कि अंकित भी चर्चा कर रहे थे स्मृति मानधना का, जैसे कि उन्होंने रिकॉर्ड कहा डब्ल्यूपीएल के अंदर, तो स्मृति मानधना के टीम में ही खेली थी श्रेयंका, आरसीबी के लिए खेली थी। और तभी हमने देखा था कि वो शी वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर डब्ल्यूपीएल के अंदर, 13 विकेट्स भी चटकाए थे उन्होंने। तो एक अच्छे फॉर्म से आ रही है। और आई थिंक वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स इज कि वो काफी फ्लेक्सिबल है। जैसे कि हम बल्लेबाजों की बात करते हैं कि वो फ्लोटर होते हैं, कि किसी भी नंबर पे बल्लेबाजी कर सकता है एक बल्लेबाज। तो मेरे ख्याल से अगर आप बॉलर्स की बात करें तो श्रेयंका एक फ्लोटर है। आप उनको किसी भी फेज में बॉलिंग कराओ, वो वहां पे आई थिंक शी विल रेज हर हैंड, और आई थिंक वो अच्छी गेंदबाजी कर सकती है। काफी किफायती भी गेंदबाजी उन्होंने करी है। अगर हम डब्ल्यूपीएल देखें तो आई थिंक 7 या 7.3 का कुछ उनका इकोनॉमी रेट रहा था। तो यही दिखाता है कि वो विकेट्स भी ले सकती है, रन्स को कंटेन भी कर सकती है, तो ये बहुत बड़ा प्लस है। और अगर हम उनके बॉलिंग के अलावा भी बात करें तो काफी इनोवेटिव शॉट्स भी है उनके आर्मरी के अंदर, हमने डब्ल्यूपीएल में देखा है। वो डरती नहीं है वो रिवर्स हिट्स खेलने को। काफी आई थिंक उनका स्ट्रक्चर काफी छोटा होगा, बट आई थिंक काफी पावर है उनके गेम के अंदर। वो फियरलेस अप्रोच भी है उनके पास। और फील्डिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक 3 डायमेंशनल प्लेयर जिसकी हमें हमेशा खोज होती है, तो श्रेयंका के पास वो फील्डिंग का भी एलिमेंट बहुत बढ़िया है। वो बिल्कुल भी डरती नहीं है, शी जस्ट डाइव अराउंड, सेव द यूजफुल रन्स फॉर द टीम। तो आई थिंक एक कंप्लीट पैकेज मिला है इंडियन टीम को श्रेयंका पाटिल के रूप में। जी, काफी कंप्लीट पैकेज है। आपने जैसे भी बात करी और आपने जो मेंशन किया उनका डब्ल्यूपीएल का, तो जैसे हम बोलते हैं ना राइटी लेफ्टी का मैचअप जो होता है वो सबके खिलाफ मैं कहूंगी इफेक्टिव थी। जैसे फाइनल्स में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन मैगलेनिंग जो सुपरस्टार है उनको आउट किया। इवन उनको लीग स्टेजेस में भी श्रेयंका पाटिल ने उनका महत्वपूर्ण विकेट लिया था। तो काफी इफेक्टिव बॉलिंग करती हैं श्रेयंका पाटिल, जब जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से। तो अब थोड़ी बात करते हैं बांग्लादेशी प्लेयर्स के बारे में। तो पहला मैच जो की प्लेयर रहेंगी वो है उनकी निगर सुल्ताना, जो उनकी कैप्टन है। तो 2023 से अगर उनका रिकॉर्ड हम देखें तो 21 मैच उन्होंने खेले हैं जिसमें उन्होंने 484 रन्स बनाए हैं। एक 75 नाबाद का उनका हाईएस्ट रिकॉर्ड भी रहा है। तो अंकित, आपका इस बांग्लादेशी स्किपर पे क्या व्यूज रहेगा? ठीक है, हर टीम में ना एक ऐसा क्लच प्ले होता है जिसकी तरफ निगाह होती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक दिल की धड़कन कहूँ तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश की हार्ट बीट है। इनके प्रदर्शन पे बांग्लादेश की टीम के परफॉर्मेंसेस निर्भर करते हैं। एंड लाइक कप्तान भी है और यंग साइड को अब लीड करती है, तो इनका भी रोल कैसे रहेगा वो भी देखने वाली चीज रहेगी। टॉप ऑर्डर में खास करके बैटिंग करती है, लेकिन उम्मीद रहेगी कि इनके बल्ले से वो रन्स बने, बिकॉज सामने वाली जो भारतीय अगर मैं गेंदबाजी को देखता हूँ तो आसान नहीं होगा। श्रेयंका पाटिल होगी, वहाँ पे पूजा रहेंगी, खास करके राधा यादव, तो ये सब बॉलर्स के सामने रन्स करना और धीमे पिचेस रहते हैं। अगर हम ये जो स्टेडियम की बात करें तो ये मुश्किल कंडीशंस रहेंगी। ऑब्वियसली इनका होम ग्राउंड है, लेकिन आसान नहीं होगा मेरे हिसाब से इन पिचेस पे, इन कंडीशंस में और इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ रन्स बनाना। तो इनके जो भी रन्स रहेंगे किफायती रहेंगे, और इनके मेरे हिसाब से सिर्फ एज अ बैटिंग रोल तो नहीं रहेगा, लेकिन कप्तान ने भी आपको अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे। बिकॉज हम बात बहुत कम करते हैं, लेकिन ये होता है कि कभी कभी जो कप्तान के डिसीजन होते हैं उस पे मैच पलट भी सकता है, आपके 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 लाइक आपके फेवर में भी जा सकते हैं और आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो एज अ कैप्टन भी उतना ही क्रूशल रोल रहेगा, क्योंकि ये पूरा जो भारतीय सेटअप है, बैटर्स हो, बॉलर्स हो, ऑलराउंडर्स हो, तीनों डिपार्टमेंट, आई थिंक दे विल कीप ऑन टेस्टिंग बांग्लादेश इन सम और अदर वे। तो उस लिहाज से एज अ कैप्टन भी ये कैसे डिसीजन करती है, खास करके जब बांग्लादेश गेंदबाजी कर रही हो, वो भी देखने वाली बात होगी। जी, काफी उनका इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। उनकी बैटिंग और इनकी इवन विकेट कीपिंग की भी अगर हम बात करें तो वो बिहाइंड द स्टंप्स भी रहेंगी सब पे। मतलब एज अ स्किपर भी उनको रोल प्ले करना है, तो उनका ट्रिपल रोल मैं कह सकती हूँ कि उनको ये जिम्मेदारी निभानी है कि अपनी टीम को कैसे वो आगे मतलब लेके जाती हैं, फिर उनके लिए रन्स बनाती हैं और फिर कीपिंग करती हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे बांग्लादेशी प्लेयर की ओर, तो वो है नाहिदा अख्तर। 2023 से इनका रिकॉर्ड अगर हम देखें तो बेहतरीन बॉलर है। 21 मैचेस में इन्होंने 19 विकेट लिए हैं। एक फाइफर भी वो ले चुकी है 2023 के बाद से। तो यूली, आपका नाहिदा के एक की रोल पे आपका क्या कहना होगा?
नाहिदा मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि उन्होंने जब से डेब्यू करा है, काफी कम उम्र में उन्होंने डेब्यू करा था बांग्लादेश के लिए। मेरे ख्याल से वो टीनेजर ही थी तभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तभी उन्होंने डेब्यू करा था और उनके डेब्यू सीरीज में वो काफी इंप्रेसिव रही थी। तो यही दिखाता है कि एक अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर यहाँ पे बांग्लादेश को मिली है नाहिदा अख्तर के रूप में। और जैसे कि मैंने कुछ समय पहले श्रेयंका पाटिल के बारे में बात करी थी, जैसे श्रेयंका किसी भी फेज ऑफ द इनिंग्स में गेंदबाजी कर सकती है, मेरे ख्याल से नाहिदा अख्तर एक ऐसी गेंदबाज है जो बांग्लादेश के पास है। उनको अगर आप नए गेंद से भी गेंदबाजी करने को कहो तो वो बिल्कुल डरेगी नहीं। शी इज क्वाइट यूज टू बॉलिंग इन द पावर प्ले। और हमने अगर पिछला सीरीज जो बांग्लादेश का हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक के बीच जो वो सीरीज हुआ था, तभी भी हमने देखा था कि नाहिदा अख्तर को निगर सुल्ताना ने नया गेंद थमाया था, काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी उन्होंने। फील्ड रेस्ट्रिक्शंस के वक्त किसी भी स्पिनर के लिए आसान नहीं होता है रन्स कंटेन करना या विकेट्स लेना, पर नाहिदा अख्तर ने वो करके दिखाया था। वो T20 सीरीज के अंदर उन्होंने 5 विकेट्स चटकाए थे, जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था बांग्लादेश का। तो यही दिखाता है एक अच्छी क्रिकेटर है नाहिदा और एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और जब उनके सामने जो इंडियन राइट हैंडेड बैटर्स है, जो आई थिंक काफी है, अगर आप टॉप ऑर्डर देखें, स्मृति मानधना को अगर आप छोड़े और दीप्ति शर्मा को छोड़े तो काफी राइट हैंडर बल्लेबाज वहां पे भरे हैं, तो वो मैचअप बहुत ही बेहतरीन होगा इंडिया के जो दाएं हाथ के बल्लेबाज है विरुद्ध नाहिदा अख्तर जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो आई थिंक वो सीरीज के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल खेलेगी नाहिदा। जी बिल्कुल, नाहिदा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और आपने जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करी थी, तो उसमें हमारे पास एक हैट्रिक टेकर भी है, फारिया तृष्णा, जो कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। वो भी एक यंग टैलेंट है बांग्लादेश के पास। तो वो भी देखने के लिए होगा कि ये दोनों प्लेयर्स अपनी टीम के लिए कितने विकेट्स ले पाती हैं और कितनी महत्वपूर्ण साबित हो पाती हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे की मैचअप्स की ओर। तो फर्स्ट हमारी हरमनप्रीत कौर रहेंगी, जो इंडिया की कप्तान है। इनका ओवरऑल औसतन स्कोर 27 के करीब रहता है, पर जैसे ही एक लेफ्ट आर्म बॉलर वो फेस करती हैं, वो 14 तक गिर जाता है। तो जूली, आपका इस हरमनप्रीत के इस मैचअप पे आपका क्या कहना होगा? उनको कितना डिफिकल्टी फेस होगा बांग्लादेशी बॉलर्स के खिलाफ? यूजुअली अगर हम देखें, अगर हम गेम ऑफ क्रिकेट की अगर बात करें तो काफी दिक्कतें होती है जो दाएं हाथ का बल्लेबाज होता है उनको, जब भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर या लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके खिलाफ आता है। अगर हम मेंस क्रिकेट की भी तुलना करें तो बड़े बड़े प्लेयर्स, अगर आप विराट कोहली की बात करें या रोहित शर्मा की बात करें, हमने देखा है कि उनके विकेट्स काफी दफा लेफ्ट आर्म पेसर्स को भी गए हैं। ट्रेंट बोल्ट आपको अगर याद हो तो काफी फेमसली उन्होंने विराट कोहली रोहित शर्मा को आउट कराया आईपीएल के अंदर। पर अगर हम वुमेन्स क्रिकेट को भी देखें तो आई थिंक काफी सिमिलैरिटीज हमें देखने मिलती है। और क्योंकि अगर हम एंगल भी देखें, अगर मैं केवल लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात करूं तो जो एंगल, एक एंगल से जो आता है गेंद, वो काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो वैसे ही कुछ शायद हरमनप्रीत कौर के साथ भी होता होगा जब भी उनका सामना लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ होता होगा। बट आई थिंक उनको ये वीकनेस उनकी खुद की मालूम भी होगी, तो उन्होंने प्रैक्टिस जरूर करा होगा, क्योंकि उनको जब बांग्लादेश के खिलाफ अभी खेलना है, जैसे कि आपने मेंशन करा था, तृष्णा उनके सामने होंगी, तो शायद अगर उनका सामना उनके खिलाफ होता है तो काफी प्रैक्टिस उन्होंने करी होगी कि कैसे वो उनको हैंडल करे। बट ये आसान नहीं होगा उनके लिए भी, क्योंकि अगर हम इंडियन वुमेन्स क्रिकेट भी देखें तो ज्यादा लेफ्ट आर्म पेसर्स है नहीं हमारे पास। तो आप नेट्स में भी किसके खिलाफ प्रैक्टिस करोगे? अंजलि सरवानी एक पेसर है, श्रद्धा पोखरकर को हमने WPL के अंदर देखा था, पर ज्यादा लेफ्ट आर्म पेसर्स है नहीं। तो आई थिंक वो भी काफी मुश्किलें पैदा करती है। तो तभी आई थिंक एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होती है किसी भी बल्लेबाज को, जब उनको पता होता है कि उनकी एक स्पेसिफिक वीकनेस है लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ। तो आई थिंक हरमनप्रीत ने जरूर कुछ काम करा होगा। बट आई थिंक जस्ट टू कीप इट सिंपल, मेरे ख्याल से शुरुआत में अगर वो अपना समय ले, सिंगल्स से शुरुआत करे और बाद में अटैक करने की कोशिश करे एंड प्रोबेबली प्ले विद द स्ट्रेट बैट, आई थिंक वो इफेक्टिव हो सकता है उनके लिए। और सिमिलरली जब भी लेफ्ट आर्म स्पिनर की बारी आती है, तभी हमने देखा कि जो आंकड़े हैं वो काफी खराब है हरमनप्रीत कौर के कंपेयर टू राइट आर्म बोलर्स। तो आई थिंक उनको भी वही कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा फेस ऑफ द बैट दिखाने की कोशिश करे, वैसे रन्स बटोरे, और आई थिंक शी शुड बी गुड। तो काफी चैलेंजिंग जरूर होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लेफ्ट आर्म बोलर्स है बांग्लादेश के पास, तृष्णा है, नाहिदा अख्तर भी है, तो काफी चैलेंजिंग हो सकता है अपने इंडियन कैप्टन के लिए। जी, काफी डिफिकल्ट हो सकता है, आपने सही बोला। तो वही है कि अब देखते हैं कि हमारी स्किपर कैसे इस चीज को ओवरकम करती हैं, कैसे इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर कर सकती हैं और अपनी इस वीकनेस से बाहर निकल सकती हैं। तो यही उम्मीद रहेगी पूरे भारत देश को उन पर। अब दूसरा की मैचअप अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की ये बॉलर हैं फाहिमा खातून।
थोड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा यहाँ पे कि 48 विकेट्स उन्होंने ओवरऑल उनके नाम पे दर्ज हैं और 37 उन्होंने 20 रन्स के अंदर ही अंदर बैटर्स को आउट किया है। इस पे अंकित आपका क्या कहना होगा? देखिए मेरे हिसाब से एज अ कैप्टन आपके लिए एक बहुत अच्छा एसेट हो सकता है बिकॉज एक अटैकिंग बॉलर है जो सामने वाले बैटर्स को आसानी से रन्स बनाने नहीं दे रही है और अगर जो भी पैटर्न नया आता है उनको जल्दी आउट करती है। तो भारतीय नजरिए से देखें तो शफाली वर्मा है जो काफी अटैकिंग बैटर है। तो एज अ कैप्टन मैं देखना चाहूंगा कि क्या ये पावर प्ले में आती है गेंदबाजी करने। ऑब्वियसली लेग स्पिनर है, एट टाइम्स कैप्टन सोचते हैं कि पावर प्ले के बाद ही लाया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अब ट्रेंड बदल गया और आपको लेग स्पिनर्स को पावर प्ले में लाना चाहिए बिकॉज बैटर्स तो अब अटैक करते हैं तो आपको बॉलर्स भी उस लिहाज से लाने जो विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। एंड इवन आपके पास ऋचा घोष है लो डाउन द ऑर्डर, तो इनका रोल क्रूशल रहेगा कि ये जो भारतीय बैटिंग अटैकर्स है जो आक्रामक अंदाज से खेलते हैं उनको कैसे रोक सकते हैं। हरमनप्रीत कौर भी अगर सेट हो जाती है तो उनके पास भी वो काबिलियत है जहाँ पे वो एक्सेलरेट करती है खेल को। तो क्रूशल बैटर्स के सामने इनकी गेंदबाजी कैसी होती है और एज अ यंगस्टर थोड़ा मुश्किल होता है कि बड़े स्तर पे आपको प्रदर्शन का जो दर्जा है वो भी बढ़ना चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सामने वाले बैटर्स के काम को ना देखो बट आप खुद के प्रदर्शन को बैक करो और अपने प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करना चाहिए उनको मेरे लिहाज से। जी वही उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा विकेट्स ले पाए। अगर बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव से देखें तो उनसे यही उम्मीद की जाएगी कि वो इंडियन बैटर्स को सेट ना होने दें और जल्दी से जल्दी उनको आउट करके अपने लिए विकेट्स लेके आए। अब बात करते हैं अपने फैंटेसी 11 की ओर, तो एक बार नजर डालते हैं उस पर। जी हाँ, और अगर हम कीपर्स और बैटर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने बांग्लादेश की जो कप्तान है निगार सुल्ताना उनको लिया है और इनके पास काबिलियत है बड़े स्कोर्स करने की 90s 100s। अगर बांग्लादेश की बैटिंग फर्स्ट आती है तो हो सकता है आपको एक बड़ा स्कोर इनके नाम देखने मिल सकता है। और हमारी उर्फ कप्तान फैंटेसी के लिए जो हम लोग देख रहे हैं वो है ऋचा घोष बिकॉज अटैकिंग बैटर है और हो सकता है कि अगर एक बड़ा रंचेस हो और भारत बल्लेबाजी कर रही हो तो इनको ऊपर भेजा जा सकता है और इनका रोल होगा कि अटैक करना, तो क्रूशल पॉइंट्स दे सकती है। और 3 बैटर्स हमने अगर देखे तो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर है जो एक और टेम्पटिंग वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शन हो सकती है बिकॉज थोड़ी गेंदबाजी भी कर सकती है और स्पिनर फ्रेंडली विकेट होने वाला है मेरे लिहाज से। तो और एक अच्छा ऑप्शन स्मृति मंदाना भारतीय ओपनर आई थिंक कंसिस्टेंट आपके पिक्स में होनी ही चाहिए। और एक और शफाली वर्मा भी मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छा सॉरी वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शन हो सकती है बिकॉज ये अटैकिंग बैटिंग करती है तो भले 50-60 रन बनाए लेकिन उसमें से 40 रन अगर बाउंड्री से ही आए तो फैंटेसी के लिहाज से वो बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो ये हमारे बैटर्स और कीपर्स के ऑप्शंस रहेंगे। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स देखें फैंटेसी प्लेइंग 11 के अंदर तो दीप्ति शर्मा है और उनके नाम के बाजू में आप सी देखते हो, मतलब वो कप्तान होगी इस फैंटेसी 11 के अंदर। तो यही उम्मीद होगी कि दीप्ति शर्मा अपने ऑलराउंड कैपेबिलिटीज दिखाए, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स अपने टीम को देने की कोशिश करे। हमने देखा है कि एक अच्छी गेंदबाज है, वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती है, पावर प्ले के अंदर हो, डेथ ओवर्स या मिडिल ओवर्स में किसी भी फेज में हरमनप्रीत कौर उनको इस्तेमाल करती है और दीप्ति शर्मा बहुत ही इफेक्टिव रही है। हमने काफी सालों से देखा है जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और हाल ही में अगर हमने उनका WPL रिकॉर्ड भी देखा होगा तब उन्होंने बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन करी थी, तो काफी रिफ्रेशिंग लगा था जब दीप्ति शर्मा बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर रही थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ था कि वो केवल बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में हम ज्यादा उनको देख रहे थे। पर मेरे ख्याल से जो WPL में उन्होंने जो बल्लेबाजी करी है उसके बाद हम जरूर कह सकते हैं वो एक परफेक्ट ऑलराउंडर है, परफेक्ट बैलेंस ऑफ बैटर एंड बॉलर। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है इंडियन टीम के लिए। तो दीप्ति शर्मा इस फैंटेसी 11 का भाग होगी और कप्तान भी होगी जरूर। उसके बाद फहीमा खतून जो बांग्लादेश की एक लेग स्पिनर है जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी कुछ ही समय पहले, तो वो एक आक्रामक गेंदबाज मैं उनको कहूंगी। वो अच्छी फ्लाइट भी देती है, उनकी गेंदबाजी के अंदर विकेट्स लेने की उनकी हमेशा कोशिश रहती है, रन्स रोकना नहीं है, उनको विकेट्स लेना है। तो काफी एग्रेसिव माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करती है और उसके साथ बल्लेबाजी के अंदर भी लोअर ऑर्डर में काफी यूजफुल रन्स दे सकती है। उनके बाद पूजा वस्त्रकार को रखा है ऑलराउंडर की लिस्ट में एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें तो काफी यूटिलिटी प्लेयर है, मीडियम पेसर है, काफी अच्छे स्टॉक डिलीवरीज है उनके पास, वो बाउंसर्स का भी इस्तेमाल अच्छा कर सकते हैं, यॉर्कर्स भी उनके पास काफी अच्छे हैं, अच्छी गति से भी गेंदबाजी करती है पूजा। और हमें पता है कि वो एक पिंच हिटर की तरह
भी इस्तेमाल की जाती है, किसी भी टीम के लिए खेले, वो इंडियन टीम के लिए खेले या मुंबई इंडियंस के लिए खेले, हमने देखा है वो काफ़ी एग्रेसिव बैटिंग भी कर सकती है, बड़े-बड़े छक्के लगाना जानती है पूजा वस्त्रकार, तो एक अच्छी ऑलराउंडर साबित हो सकती है किसी भी टीम के लिए। और उसके बाद शौर्ना अख्तर, जो बांग्लादेश की और एक लेग स्पिनर है, केवल 17 साल की उम्र है इस प्लेयर की, बट काफ़ी यंग एज में उन्होंने काफ़ी प्रभावित भी करा है शौर्ना अख्तर ने। डोमेस्टिक लेवल में भी हमने उनका प्रदर्शन अगर देखा हो तो काफ़ी इम्प्रेसिव रही है शौर्ना। अच्छी लेग स्पिनर है और दाएँ हाथ की बल्लेबाज भी है, तो 2 लेग स्पिनर्स हैं इस ऑलराउंडर की लिस्ट में। एक ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा के रूप में और एक मीडियम पेसर पूजा वस्त्रकार। हाँ, अब बॉलर्स की अगर बात की जाए तो नाहिदा अख्तर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जिनके बारे में हमने अभी बात करी थी, वो हमारी की प्लेयर थी, तो वो हमने बांग्लादेश से ली है। और इंडिया से हमने श्रंगा पाटिल को लिया है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, जो अभी WPL में हाल ही में पर्पल कैप भी उन्होंने जीती है। तो ये दोनों बॉलर्स अपनी टीम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11। अब बढ़ते अपने एक फन सेगमेंट की ओर। तो फन सेगमेंट में मैं आपको एक प्लेयर के बारे में हिंट दूंगी, फिर आपको उस प्लेयर को गेस करना है। वो प्लेयर हमारे बांग्लादेश इंडिया सीरीज का ही पार्ट होंगे। तो शुरुआत करते हैं जूली आपसे। ये फर्स्ट इवन WPL में प्लेयर थी जिन्होंने फर्स्ट 5 पर लिया था एज अ इंडियन प्लेयर। तो जूली, आप गेस करिए कौन सी प्लेयर है। काफ़ी अच्छा सवाल है। WPL को खत्म हुए तकरीबन महीना सवा महीना हो गया है, तो थोड़ा-सा आई थिंक याददाश्त को थोड़ा-सा आई थिंक टेस्ट करना होगा यहाँ पे। बट फर्स्ट इंडियन टू टेक अ फाइफर इन WPL, मेरे ख्याल से आशा शोभना, लेग स्पिनर, जो जी RCB की है, और उनका आई थिंक उसी प्रदर्शन की वजह से इंडिया में भी आई थिंक उनको कॉल मिला है, तो आई थिंक यस, आशा शोभना। जी, आप बिल्कुल सही हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अंकित, आपके लिए क्वेश्चन है, शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर उम्मीद है कि आप बता देंगे। तो इनका एक रिकॉर्ड है, इनकी हाईएस्ट पार्टनरशिप जो कि 3rd विकेट पे अगर है तो ये उनके नाम है। शी इज द पार्ट ऑफ द हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर 3rd विकेट इन T20 आईज। देखिए, अगर हम बांग्लादेश के लिहाज से देखेंगे तो अभी तो बहुत ही यंग स्कोर दिख रहा है एंड बहुत कम बड़े स्कोर्स हमें देखने मिले हैं। तो उस लिहाज से मेरे हिसाब से अगर मैं नाम लूँ तो मुझे लग रहा है हमें एक बार फिर वो जो बांग्लादेश के मिसेस डिपेंडेबल है, आई थिंक उनका ही नाम लेना चाहूँगा। मैं थोड़ा सेफर गेम खेल रहा हूँ, बट निगर सुल्ताना खास करके, बिकॉज उस मैच में उन्होंने 113 रन भी बनाए थे और ये हाईएस्ट विकेट जैसे हमने देखा अभी स्टैट, तो उस लिहाज से मेरा गेस निगर सुल्ताना, जो बांग्लादेश की करंट कैप्टन है, वो रहेगा। जी, बिल्कुल आप भी सही हैं। एक क्वेश्चन मेरा गेस्ट अपने ऑडियंस के लिए भी है कि ऑडियंस, आई रिक्वेस्ट आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, आपके लिए प्लेयर ये है कि ये जो भारतीय प्लेयर हैं, इनका WCPL जो कि कैरिबियन प्रीमियर लीग जो वेस्ट इंडीज में होती है, उनमें इनका हाईएस्ट विकेट रहा है। मतलब ये उस WCPL की हाईएस्ट विकेट टेकर रही हैं, और ये इवन फर्स्ट इंडियन प्लेयर हैं जो उस लीग में ली गई थी। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन सी प्लेयर हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रिडिक्शंस की ओर। तो जूली और अंकित, मैं आपसे आपके प्रिडिक्शंस लेना चाहूंगी। तो जूली, आपसे शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है इस आने वाले रोमांचक मैच का नतीजा क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से जैसे कि हमने हेड टू हेड की बात भी करी थी, तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंडिया के फेवर में रहेगा ये कॉन्टेस्ट, और मेरा प्रेडिक्शन है कि शायद इंडिया कल का मैच जो है पहला T20 है वो जीत जाएगा। जी, अंकित, आपके क्या विचार रहेंगे इस मैच पे? देखिए, भारत ऑब्वियसली आई थिंक दे माइट स्टार्ट एज फेवरेट्स इवन आफ्टर द टॉस, बट मेरे लिहाज से शायद इस बार ना जो घरेलू टीम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने भी इनकी बहुत अच्छी सीरीज हुई थी। ऑब्वियसली WPL के बहुत सारे भारतीय प्लेयर्स WPL एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट, कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट खेल के आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इवन ये जो ब्रेक होता है टाइम्स क्रूशल होता है, और मेरे हिसाब से शायद ये ब्रेक बांग्लादेश के काम आ सकते हैं। और बट मेरा ये भी मानना है कि बांग्लादेश भले जीत सकता है, बट हो सकता है हमें लास्ट ओवर तक ये मैच देखने मिले। लास्ट ओवर थ्रिलर जो हम लोग कहते हैं, शायद लास्ट बॉल थ्रिलर भी हो सकता है। तो चांसेस है कि क्लोज मैच हो सकता है, बट
शायद जो घरेलू टीम है वो पहला मैच खाता खोल देंगी इस सीरीज का जीत के साथ। जी, काफी कॉन्ट्रडिक्ट हो गया है तो मेरे दोनों गेस्ट में कि एक घरेलू कंडीशंस के फेवर में है और दूसरा भी रीसेंट फॉर्म के उसमें है। तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। एक क्लोज कॉन्टेस्ट तो फॉर श्योर होने वाला है ये। मैं इवन अपने सारे व्यूअर्स को भी बोलूंगी, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि फर्स्ट मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कौन विजेता होगा। और हम आने वाले सारे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के सारे 5 मैचेस कवर करेंगे यहीं इसी यूट्यूब चैनल पे। हम साथ ही साथ जो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो हो रहा है इस समय यूएई में, उसको भी कवर कर रहे हैं। तो प्लीज आप वो वीडियोस को भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके सारे प्लेयर्स और इस सीरीज के बारे में भी जितनी डिटेल्स है वो आप हासिल कर सकते हैं। And don't forget to like, share and subscribe to Female Cricket and please hit that bell icon ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे YouTube चैनल से मिस ना करें। Thank you guests for joining and thank you guys for watching. थैंक यू।